आपको एक पीडीएफ दे रहा हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहली डेरिवेशन जो है वो है मिरर फॉर्मूला की। सारी डेरिवेशंस रे ऑप्टिक्स चैप्टर की इस वीडियो में कवर हो जाएंगी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी हैं आपके सिलेबस में। फिर आपको कहीं और से इन डेरिवेशंस को पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले डेरिवेशन है बच्चों मिरर फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा है, लाइट चैप्टर था क्लास 10th में भी। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v होता है इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f होती है फोकल लेंथ। तो यहां पे हमारे पास एक मिरर है। कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर है ना। ये इसका पॉलिश्ड साइड है और इस तरफ वाला इसका रिफ्लेक्टिंग साइड है। अब आपने करना क्या है बच्चों, आप जानते हो कॉनकेव मिरर के 6 रे डायग्राम्स होते हैं। आप उसमें से कोई भी एक रे डायग्राम पिक कर लो। ये रे डायग्राम हमने पिक कर लिया जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी है, उस केस में इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ। हमने ये वाला पिक करा। आप कोई सा भी पिक करके ये स्टेप्स लगा दो जो मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। ये जो स्टेप्स यहां पे लगाए गए हैं ये सिर्फ इसी डायग्राम में ही नहीं, किसी भी डायग्राम में चलेंगे। तो आप ये स्टेप्स लगा सकते हो। समझ में आई बात? देखो क्या स्टेप्स हैं। जब आप डायग्राम बना लोगे, आई एम एज्यूमिंग कि डायग्राम तो आपको बनाना आता ही होगा। एक रे पैरेलल जाती है, वो फोकस से पास होती है, दूसरी पोल से जाके आई इक्वल टू आर बराबर एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है, जो सी से जाती है वो अपना पाथ रिट्रेस करती है। ये सारी जहां मीट करी वहां इमेज बनी, राइट। तो आपने ढूंढने हैं 2 पेयर इस डायग्राम के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल्स के जो सिमिलर हों। ठीक है, 2 पेयर ऐसे ढूंढने हैं। तो यहां पर एक पेयर क्लियरली दिखाई दे रहा है ट्राइंगल ABC और A'-B'-C का, है ना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल ये दोनों इक्वल हैं और ये एंगल 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्राइंगल के 2 ऐसे पेयर आपने ढूंढने हैं ट्राइंगल्स के जो सिमिलर हों, प्लस उनके जो परपेंडिकुलर्स हों वो ऑब्जेक्ट और इमेज हों। तो एक तो सेट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स है ये वाला ट्राइंगल ABC और A'-B'-C। ठीक है, अब ये ट्राइंगल ले लिया। आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है वहां पे कि सिमिलर है। आप जस्ट लिख दो कि सिंस ट्राइंगल A'-B'-C इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनकी साइड्स की रेशियो इक्वल होती है ना। तो फिर आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस बाय बेस, ये लिख देना है। परपेंडिकुलर यानी AB, दूसरे वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर यानी A'-B', इसका बेस यानी BC इक्वल टू डिवाइडेड बाय इसका बेस यानी B'-C। तो A'-B' बाय AB इक्वल टू CB' बाय BC, है ना। दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस कह लो, या दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस कह लो, एक ही बात है। ठीक, फिर आपको इधर वाली साइड के, और जहां पर ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट लिखी है वो नहीं, दूसरी वाली साइड के सारे डिस्टेंसेस पोल से ले लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ऊपर यहां पे हमारा जो डिस्टेंस था वो CB' था। CB' को अगर पोल से लोगे तो PC माइनस PB' बनेगा, तो उसकी जगह PC या CP माइनस PB' लिख दिया। और BC को अगर पोल से लोगे तो PB माइनस PC बनेगा, है ना, तो वो यहां पे लिख दिया। फिर आपने इनके सिंबल्स पुट कर देने, राइट। F तक का, फोकस तक का स्मॉल f यानी फोकल लेंथ, यहां तक का स्मॉल v यानी इमेज डिस्टेंस, यहां तक का स्मॉल u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और C तक का कैपिटल R यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस तरफ वाले सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं, आपको पता होगा। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन आप पुट कर दो। CP की जगह हमने -R डाल दिया, B'-P की जगह हमने -V डाल दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। BP की जगह हमने -U डाल दिया, और CP की जगह हमने -R डाला तो माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट। तो ये पहला सेट ऑफ ट्राइंगल था। दूसरा सेट ऑफ ट्राइंगल जो है सिमिलर वाला, वो ये दिखाई दे रहा है, देखो A'-B'-P और ABP, है ना। A'-B'-P और ABP इसलिए सिमिलर है क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सेम है, I इक्वल टू R, और ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो प्रूव तो करना नहीं है अपने को। तो ये दूसरा सेट ऑफ ट्राइंगल भी मिल गया। तो इसके लिए भी लिख दो दिस बाय दिस यानी परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस बाय बेस। और ये दोनों डिस्टेंस तो P से ही है,
तो इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बी डैश पी की जगह हमने माइनस वी लिख दिया, बीपी की जगह हमने माइनस यू लिख दिया, तो माइनस से माइनस कट के वी बाई यू आ गया। अब ये ए डैश बी डैश बाई ए बी की वैल्यू है, ये भी ए डैश बी डैश बाई ए बी की वैल्यू है, तो इन दोनों को आप इक्वेट करा दो। इन दोनों को जब हमने इक्वेट कराया, ये आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जहां तक सॉल्व करते थे कर सकते हैं कर दिया। उसके बाद दोनों तरफ हमने यू वी आर से डिवाइड कर दिया। यू वी आर से डिवाइड किया तो वी आर से वी आर कटा, यू आर से यू आर कटा और यू वी से यू वी कटा, तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 2 अपॉन आर बचा। और हम जानते हैं आर इक्वल टू 2f होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। आर की जगह 2f रखा, 2 से 2 कटा और ये आ गया आपका मिरर फॉर्मूला। ठीक, नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन तो आप जानते ही होंगे, 10th में भी आपने पढ़ा है कि f जो है वो r/2 होता है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल होता है। कैसे प्रूव करें, देखो यहां पे ये एक रे आपने बनाई AB जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी, तो ये दोनों जो है वो पैरेलल हैं। अब ये पॉइंट है सपोज B, तो B और C को आप ज्वाइन कर दो। अब ये Z बन रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल I और अल्फा बराबर होंगे, और I और R तो वैसे ही बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये नॉर्मल है ना बच्चों, ये जो BC है ये नॉर्मल है। कैसे हमें पता ये नॉर्मल है, क्योंकि कोई भी लाइन जो सेंटर से पास होती है वो सर्कमफ्रेंस पे हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सो दिस BC इज नॉर्मल। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल बराबर होंगे, तो I R अल्फा तीनों बराबर हैं। तो अल्फा और R अगर बराबर हैं तो आप जानते हो ये एक ट्राइंगल जिसके बेस एंगल्स इक्वल हैं उसकी दोनों साइड्स भी इक्वल होती हैं, है ना। तो अगर अल्फा और R इक्वल है तो CF और BF इक्वल हुए, ठीक है, CF और BF इक्वल हुए। अब मान लो ये जो मिरर है बहुत छोटा है, इसका अपर्चर बहुत स्मॉल है, लेट अस एज्यूम इट इज अ वेरी स्मॉल मिरर, तो B और P जो पॉइंट्स हैं वो बहुत पास पास होंगे। अगर B और P पॉइंट्स पास पास होंगे तो FB और FP ऑलमोस्ट सेम होंगे, है ना। FB और FP ऑलमोस्ट सेम होंगे, और CF और FB तो वैसे ही सेम है, तो ये 1 2 3 ये तीनों साइड्स क्या हो गई, बराबर। तो CP क्या है, CP इज CF प्लस PF, CF प्लस PF, लेकिन CF और PF तो बराबर है, तो CF की जगह PF लिख दिया तो ट्वाइस PF हो गया, या FP PF जो भी बोल लो, है ना, तो ट्वाइस ये। तो CP क्या है, CP है R, और PF या FP क्या है, F, तो R इक्वल टू 2F। अब लेंस फॉर्मूला अगर हम डिराइव करें बच्चों, थिन लेंस फॉर्मूला किसको बोलते हैं, ये भी आपने 10th में पढ़ा था, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू 1 अपॉन F। प्लस की जगह यहां पर क्या होता है, प्लस की जगह होता है माइनस, बाकी सब कुछ वही है मिरर फॉर्मूले वाला। ठीक, तो सेम प्रोसीजर है बच्चों। आप कोई सा भी एक डायग्राम उठा लो, कॉनकेव लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का, कोई सा भी एक डायग्राम उठा लो और उसमें दो पेयर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स ढूंढ लो, फिर वही परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस बाय बेस, फिर उनके सिंबल्स पुट करके उनको इक्वेट करा के सॉल्व कर देना, दैट्स इट। ठीक है, तो ये वाला हमने यहां पे पिक कर लिया जिसमें ऑब्जेक्ट C और F के बीच में है, C मतलब 2F, है ना, नॉट C, 2F। यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल नहीं होता ना, सो दिस इज जस्ट अ पॉइंट विच इज 2F। तो जब ऑब्जेक्ट F 2F मतलब फोकल लेंथ का डबल, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट, डायग्राम्स तो आपको पता होने चाहिए अगर आप डेरिवेशन के लिए आए हो तो यहां पर एक F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज बनती है बियॉन्ड 2F, राइट। तो वो वाला हमने डायग्राम उठा लिया, आप कोई सा भी उठा लो। तो एक तो आप देख रहे हो ABO और A'-B'-O ये सिमिलर हैं, है ना, ABO A'-B'-O सिमिलर हैं, तो A'-B' बाय AB यानी परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू OB' बेस बाय OB, OB' बाय OB, राइट। और दूसरा हमने कौन सा पेयर लिया, दूसरा हमने ये वाला पेयर लिया बच्चों, OMF और A'-B'-F, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं,
और ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं। इससे पहले वाले आपको पता लग गया ना क्यों सिमिलर थे, क्योंकि इनमें भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं और ये 90 हैं, राइट। सो ये वाले जो हम ले रहे हैं पेयर, ये वाला एक तो ये ट्राइंगल है ना और एक ये ट्राइंगल, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर हैं। लेकिन सर हमने तो ऑब्जेक्ट वाला लेना था, ठीक है, ऑब्जेक्ट वाला यहां बन नहीं रहा है तो हमने कंस्ट्रक्शन करके इसके पैरेलल यहां लाइन बना ली। हम बाद में एमओ की जगह ये डाल देंगे तो टेंशन नहीं लेने का। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ए डैश बी डैश बाय एमओ इज बी डैश एफ बाय ओ एफ। अब एमओ की जगह ए बी डाल दो तो दोनों तरफ ए डैश बी डैश बाय ए बी आ जाएगा ना। तो ये देखो ए डैश बी डैश बाय एमओ इज एफ बी डैश बाय ओ एफ। अब एमओ की जगह हम क्या डाल देंगे, वापस ए बी डाल देंगे। सो वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो इन दोनों को इक्वेट करा देंगे, सारे डिस्टेंसेस ओ से ले लेंगे, इन दोनों को इक्वेट करा देंगे सारे डिस्टेंसेस। ये तो ओ से है, ये भी ओ से है, ये भी ओ से है, ये नहीं है तो इसको ओ से ले लिया, ओ बी डैश माइनस ओ एफ लिख के। फिर इनके सिंबल्स पुट कर दिए, इधर वाले पॉजिटिव उधर वाले नेगेटिव, सिंबल्स पुट कर दिए हैं। ये आ गया है सिंबल्स पुट करके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अच्छा ये बाद में स्टेप दिखाया, आप पहले भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंबल्स पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसे भी एंड में दोनों तरफ यूवी एफ से डिवाइड करा दोगे तो आपको थिन लेंस फॉर्मूला मिल जाएगा। सेम डेरिवेशन है जो मिरर फॉर्मूला के लिए अपन ने किया था, ठीक। रिलेशन बिटवीन डिराइव रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जानते हो आप, ये एक इंटरफेस है, यहां पर सपोज डेंसर मीडियम है, यहां पर रेयरर मीडियम है, राइट। तो एक लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से डेंसर टू रेयरर गई, एक लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से डेंसर टू रेयरर गई और अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होते होते यहां पर हमें एक केस मिला जहां पर हमारी लाइट रे अलोंग द इंटरफेस ही चल दी, राइट। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो ये नॉर्मल है और ये होता है क्रिटिकल एंगल। पढ़ लेना अगर आपको ये सब नहीं पता तो, मैंने बहुत ही बढ़िया लेक्चर्स रे ऑप्टिक्स पे बनाए हुए हैं, सर्च कर सकते हो चैनल पे, ठीक है। क्रिटिकल एंगल उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। सपोज दिस इज मीडियम 2 डेंसर वाला, सपोज दिस इज मीडियम 1 रेयरर वाला, राइट। तो इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम विच विल बी μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 यानी μ2 1, उसका रिलेशन क्रिटिकल एंगल से हमने निकालना है, राइट। तो यहां स्नेल्स लॉ अगर हम लोग लगाएं तो हम ये कह सकते हैं म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज साइन आई बाय साइन आर, है ना। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। या फिर मैं आपको एक और तरीके से बहुत ही आसानी से बता देता हूँ। स्नेल्स लॉ लगाने का सबसे आसान तरीका यह है कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा यानी कि μ2 इंटू इस वाले मीडियम में जो एंगल है यानी कि साइन आई सी इक्वल टू इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इंटू इस वाले मीडियम में जो एंगल है साइन 90, ठीक है, साइन 91 होता है। सो यू विल गेट μ2 बाय, इसको छोड़ दो, है ना, बहुत आसानी से सिंपल तरीके से मैं आपको बता, μ2 बाय μ1 इज 1 अपॉन साइन आई सी और μ2 बाय μ1 ही तो होता है म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज 1 अपॉन साइन आई सी, 1 अपॉन साइन आई सी। सो दिस इज द रिलेशन। छोटा सा डेरिवेशन है बट इंपॉर्टेंट। जिस मीडियम में क्रिटिकल एंगल बन रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन के
कुछ फॉर्मूले हैं कि जैसे ये एक स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस है, इस पे जब रिफ्रैक्शन हुआ तो हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है कि इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी μ2, इस मीडियम का बाहर वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, इन पांचों में एक रिलेशन डिराइव करना है। ठीक है, उसके लिए ये रहा एक डायग्राम। यहां पर हमारे पास O पे एक पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट है। अगर आप, ये वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, अगर आप इसमें बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट से एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे ये रे गई, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया। ऑब्वियसली इसका जो नॉर्मल है, अभी आपको पीछे समझाया मैंने, वो नॉर्मल कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, है ना। तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये रे गई और रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई आई पे। फिर दूसरी रे लेट से प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रही है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रही है वो इस सरफेस पे परपेंडिकुलरली गिरेगी तो सीधा चली जाएगी अंदर, और ये दोनों यहां मिलते हैं, यहां पर इमेज बनेगी। और भी केसेस हो सकते हैं, बट जब डेरिवेशन आता है तो इसी केस का आता है, क्योंकि एनसीईआरटी में यही है तो हम यही करेंगे, राइट। तो यहां इमेज बनी, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया इमेज डिस्टेंस, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब यहां पे आप एक मैथ्स की थ्योरम लगाओ कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सामने वाले दो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, राइट। तो अगर हम यहां पे देखें इस बड़े वाले ट्राइंगल में, तो एक्सटीरियर एंगल है आई, तो वो अल्फा प्लस बीटा होगा। सॉरी, ये वाले में नहीं है एक्सटीरियर एंगल, ये वाले ट्राइंगल का है, ट्राइंगल ONC का, ONC का जो एक्सटीरियर एंगल है वो आई है, तो ये अल्फा प्लस गामा होगा। सो आई इज अल्फा प्लस गामा। ठीक है, सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल गामा है, वो आर प्लस बीटा होगा, तो गामा आर प्लस बीटा हो गया, तो आर गामा माइनस बीटा हो गया, राइट। अच्छा, लेट अस एज्यूम, कुछ एजम्पशंस हैं वो सुन लो, कि P और M बहुत पास पास है। ये जो है ना बहुत कम कर्व्ड है, अगर ये ज्यादा कर्व्ड होगा तो P और M के बीच की दूरी जो है वो बढ़ जाएगी, बट लेट अस एज्यूम कि बहुत पास पास है। तो P और M बहुत पास पास है, पहली एजम्पशन। दूसरी एजम्पशन की अल्फा बीटा गामा ये सब एंगल्स बहुत स्मॉल हैं, और स्मॉल एंगल्स के लिए tan थीटा और थीटा नियरली इक्वल होते हैं। छोटे एंगल है 1 डिग्री 2 डिग्री, अगर तुम उनकी रेडियंस में वैल्यू देखो, और फिर जैसे tan 1 डिग्री जो रेडियन में होगा उसकी वैल्यू और tan 1 डिग्री की वैल्यू सेम आती है, तो हम कहते हैं छोटे एंगल्स के लिए tan थीटा और थीटा क्या होता है, बराबर होता है। और sin थीटा के लिए भी यही रूल है कि छोटे एंगल्स के लिए sin थीटा और थीटा भी बराबर होते हैं, राइट। तो अच्छा, अगर यहाँ स्नेल्स लॉ लगाएं तो हम बोल सकते हैं μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r, और sin i बाय sin r इक्वल टू μ2 बाय μ1। छोटे एंगल्स हैं तो i बाय r इक्वल टू μ2 बाय μ1। i की जगह अभी पीछे हमने निकाला अल्फा प्लस गामा, और r की जगह गामा माइनस बीटा रख दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद tan रख दो। ये तो एंगल्स थे ना, ये तो एंगल्स थे, बट स्मॉल एंगल्स के लिए sin थीटा थीटा भी बराबर है, tan थीटा और थीटा भी बराबर है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके अल्फा की जगह tan अल्फा, गामा की जगह tan गामा, और बीटा की जगह tan बीटा रख दो। tan जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो tan अल्फा की जगह nm बाय om रख दो, tan बीटा की जगह nm बाय mi रख दो, tan गामा की जगह nm बाय mc रख दो, और P और M बहुत पास पास है, तो जहां जहां M है वहां P सब्स्टिट्यूट कर दो। तो उसके बाद ये हमारे पास बचता है, क्योंकि ये पूरा कट जाएगा दोनों तरफ से कॉमन आके। ठीक है, फिर इनके सिंबल्स पुट कर दो। OP जो है, OP माइनस यू है ना, OP की जगह माइनस यू डाल दो, IP की जगह V डाल दो, और इस PC की जगह R डाल दो। इधर वाले पॉजिटिव, इधर वाले नेगेटिव, इनके सिंबल्स पुट कर दो। So finally you will get this। तो ये है फाइनल रिजल्ट, बट इस फॉर्मूले को एक और बेटर वे में याद रखा जा सकता है। कैसे? अगर आप दोनों तरफ से माइनस कॉमन लेकर काट दो और ये वाली साइड को पहले लिख दो, जैसे ये μ2 माइनस μ1 है, इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा μ1 माइनस μ2,
डिवाइडेड बाय आर, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो म्यू टू बाय यू माइनस, नहीं म्यू वन बाय यू माइनस म्यू टू बाय वी, है ना, ऐसे लिख सकते हो इसको। अब इसको याद रखना आसान क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर में दोनों तरफ म्यू वन माइनस म्यू टू है, और डिनोमिनेटर में जो सिंबल्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ना, सबसे पहले आर आता है, फिर यू आता है, फिर वी आता है, तो नीचे वाले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है और ऊपर म्यू वन माइनस म्यू टू आएगा, ठीक। अच्छा, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर अगर लाइट ट्रेवल करे, देखो मैंने बोला कि इसके और भी केसेस हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या केस लिया, देखो अभी हमारा ये जो केस था, ये था लाइट जा रही है रेयरर टू डेंसर, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, राइट, और इमेज जो बन रही है डेंसर मीडियम में बन रही है और रियल है। अब एक भी चेंज कर दो तो केस बदल जाएगा, कि अगर आपका सरफेस हो कॉनकेव या ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, ये इमेज जो उसकी बन रही है वो रेयरर मीडियम में हो ना, कोई भी केस हो सकता है, लेकिन हर एक केस का अलग अलग रिजल्ट नहीं आता है बच्चों। आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि अगर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे लाइट रे रेयरर टू डेंसर जा रही है तो ये रिजल्ट है, और अगर डेंसर टू रेयरर जा रही है, चाहे सरफेस की शेप कोई सी भी हो, चाहे और चाहे सरफेस की शेप कुछ भी हो, चाहे इमेज का नेचर कुछ भी हो, अगर रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर जा रही है तो ये रिजल्ट आएगा, और डेंसर टू रेयरर जा रही है तो ये रिजल्ट आएगा। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं, बट वो बहुत इजी है, याद रखना, इसमें जहां जहां 1 है वहां 2 लगा दो, और जहां जहां 2 है वहां 1 लगा दो, तो ऊपर ये क्या हो जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर इक्वल टू म्यू टू बाय यू माइनस म्यू वन बाय वी, है ना, ये आप याद रख सकते हो, डेंसर टू रेयरर के लिए ये, रेयरर टू डेंसर के लिए ये, ओके। नेक्स्ट है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है बच्चों, लेंस के जो दोनों तरफ के रेडियाई ऑफ कर्वेचर हैं, लेंस की जो फोकल लेंथ है, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इन सब में आपस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। उसे कैसे डिराइव करते हैं बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। जैसे ये एक लेंस है, ठीक है, लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है O, उससे एक लाइट रे आई, वो लाइट रे पहले वाले सरफेस पे जब फॉल करेगी तो आप इमेजिन करो कि अगर दूसरा सरफेस ना होता तो ये पहले वाले की इमेज कहां बनती, सिर्फ पहले वाले सरफेस की वजह से इमेज कहां बनती, यहां, क्योंकि तब दोबारा रिफ्रैक्शन ना होता, बट दूसरा सरफेस भी तो है, तो ये ऐसे जाके फिर ऐसे हो जाएगी रिफ्रैक्ट, तो फाइनली इमेज यहां बनेगी। अगर ये अकेला सरफेस होता तो यहां बनती, लेकिन एक्चुअल में यहां बनेगी, ठीक है, ये हो रहा है। तो अब क्या होता है कि लेंस जो है ना, एक्चुअली में 2 स्टेजेस में इमेज बनाता है। वो पहले ऑब्जेक्ट की पहले सरफेस से एक इमेज बनाता है, दूसरा वाला सरफेस उस इमेज को ऑब्जेक्ट मान के फाइनल इमेज बनाता है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला निकालने के लिए हमको सबसे पहले इस वाले सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाना होगा रेयरर टू डेंसर का, जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हम यू ही रखेंगे, लेकिन इस वाले सरफेस की इमेज है यहां पे, तो इसका डिस्टेंस रखेंगे इमेज डिस्टेंस की जगह। और पहले वाला फॉर्मूला कौन सा है, रेयरर टू डेंसर वाला, राइट। फिर दूसरे वाले सरफेस के लिए डेंसर टू रेयरर वाला फॉर्मूला रखेंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये रखेंगे और इमेज डिस्टेंस ये रखेंगे, राइट। और दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें कि V1 कट जाए, ये हमने सोचना है, और फाइनल जो बचेगा वो लेंस मेकर्स फॉर्मूला होगा, राइट। तो पहले वाले सरफेस के लिए हमने रेयरर टू डेंसर वाला फॉर्मूला लगाया, और उसमें हमने V की जगह V1 रख दिया, ठीक है। दूसरे वाले सरफेस के लिए हमने डेंसर टू रेयरर वाला फॉर्मूला लगाया, और वहां हमने U की जगह V1 रख दिया। अब इन दोनों इक्वेशन से हमको V1 उड़ाना है, तो V1 कैसे उड़ेगा, देखो म्यू टू बाई V1 है, ये माइनस म्यू टू बाई V1 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे,
एंड वी आर लेफ्ट विद μ1 बाय वी, ये तो कट गए ना ऐड करने पे, वी आर लेफ्ट विद μ1 बाय वी माइनस μ1 बाय यू, तो μ1 बाय वी माइनस μ1 बाय यू, और इन दोनों में से अगर हम μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लें तो यहां पे μ2 माइनस μ1 कॉमन आ जाएगा, बट ये μ1 माइनस μ2 है तो माइनस रह जाएगा यहाँ एक, है ना, तो यहाँ बचेगा 1/r1, यहाँ 1/r2। अच्छा, अगर यहां से μ1 कॉमन लेके इधर भेज दें और μ1 को दोनों के नीचे सेपरेट कर दें तो μ2 बाय μ1 माइनस μ1 बाय μ1 विच इज 1, और 1/v माइनस 1/u आप जानते हो 1/f होता है, तो उसकी जगह 1/f रख दिया, μ1 को दोनों के नीचे सेपरेट किया, μ2 बाय μ1 होता है μ(2) विद रिस्पेक्ट टू 1, एंड दिस इज योर लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक, अच्छा, दो लेंसेज अगर कांटेक्ट में हो तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होती है उसका एक डेरिवेशन है, तो यह भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, पहला वाला लेंस इमेज बनाएगा, दूसरा वाला लेंस उस इमेज को ऑब्जेक्ट मान के एक फाइनल इमेज बनाएगा। ये पहले वाले लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की यहां इमेज बनाई, दूसरे वाले लेंस ने इसको ऑब्जेक्ट मान के यहां इमेज बनाई, राइट। तो पहले वाले लेंस के लिए हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें u को u ही रखेंगे लेकिन v को v1 रखेंगे, दूसरे वाले लेंस के लिए भी हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हम u को v1 रखेंगे और v को v ही रखेंगे, राइट। तो पहले वाले के लिए हमने v को v1 रखा, ये रहा फॉर्मूला, और दूसरे वाले के लिए हमने u को v1 रखा, ये रहा फॉर्मूला। इनको भी अगर ऐड करेंगे तो ये कटेगा, देखो ये कटा, v1 उड़ा दिया हमने, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है ना, तो पता लग गया f जो है वो 1/f1 प्लस 1/f2 होगा। मतलब अगर इन दोनों लेंसेज को हम एक सिंगल लेंस मान लें, है ना, अगर हम दोनों लेंसेज को एक सिंगल लेंस मान लें तो 1/v माइनस 1/u की जगह 1/f रखेंगे, तो ऑब्वियसली 1/f की जगह क्या आ रहा है, 1/f1 प्लस 1/f2, तो ये कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है। यही कॉन्सेप्ट आप 3 लेंसेज पे लगा दो, 4 लेंसेज पे लगा दो, फॉर्मूले को आगे बढ़ाते जाओ। अब बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस यहां पर आएंगे बच्चों, देखते चलो, जब जो रिलेशन आ जाएगा इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये प्रिज्म है, प्रिज्म में एक रे इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल है, फिर वो रे रेयर टू डेंसर गई तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, फिर यहां पर आई डेंसर टू रेयर, ये नॉर्मल है, देन अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई, राइट। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। अगर यही रे इधर से आती, सपोज यहां पर हम एक प्लेन मिरर पे इसे परपेंडिकुलरली गिरा दें, ठीक है, प्लेन मिरर पे यहां पे हम इसको परपेंडिकुलरली फॉल करने दें, तो ये अपना पूरा पाथ रिट्रेस कर लेगी, है ना। सपोज मतलब आप मानो कि रे अगर इधर से आती तो ये I होता और ये R होता, सिंपल सी बात, ठीक। तो इस प्रिज्म की प्रेजेंस की वजह से ये वाली जो इंसिडेंट रे है ये कितना डेविएट हुई, देखो ये इस पाथ के अलोंग आ रही थी और जब ये निकली तो ये ऐसे जा रही थी, तो इसको जरा सीधा खींचो और इसको भी जरा सीधा खींचो, ये वाला जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। प्रिज्म की प्रेजेंस की वजह से इतना एंगल डेविएट हो गया ना इसका, सो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। अब क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन हम निकालेंगे, देख लो, प्रिज्म का एंगल ए ले लिया, आई आर आपको बता दिया, आई डैश आर डैश बता दिया, डेल्टा बता दिया, ठीक। अच्छा, एंगल ए प्लस क्यू एन आर, ए प्लस क्यू एन आर, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें ये दोनों एंगल 90 है ना, नॉर्मल है क्योंकि ये, तो अगर इन दोनों का सम 180 है तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, राइट। तो a प्लस क्यू एन आर इज 180। अच्छा, a क्या है, a है r प्लस आर डैश, a जो है वो r प्लस आर डैश है, क्यों, अच्छा यहां पे इसने a की जगह, एक मिनट, आई विल शो यू, इससे ज्यादा बेटर तरीके से एक मैं आपको बताता हूं, मैं आपको दिखाता हूं करके। देखो बच्चों, आप जानते हो कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सामने वाले दो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। मैं लिख के नहीं लाया हूं, ये चीज लिख के लाया हूं, देखो अभी इसको छोड़ दो, अभी जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सामने वाले दो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। तो एम क्यू आर जो है, एम क्यू आर, ये जो डेल्टा है ना, ये एम क्यू आर ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो डेल्टा है ये एम क्यू आर प्लस एम
आर क्यू के सम के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल सामने वाले दो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, यानी ये जो डेल्टा है ये इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम होगा। अच्छा, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो पूरा एक्स बन रहा है, तो आई और ये पूरा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और आई डैश और ये पूरा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये जो एंगल बचा दिस इज आई माइनस आर, और इधर जो बचा दैट इज आई डैश माइनस आर डैश। अच्छा, अब आ जाओ इस पे, डेल्टा इज आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, और माइनस कॉमन लिया तो आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। ठीक है। अच्छा, अब r प्लस आर डैश जो है वो a क्यों है, इसको मैं समझा देता हूं आपको। क्योंकि a और n का सम भी 180 है, और r डैश और n का सम भी 180 है ना। a प्लस n इज व्हाट 180 है ना, a प्लस n अभी पीछे बताया, और r प्लस r डैश प्लस n इज ऑल्सो 180। क्योंकि यार ये तो एक ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स है ना, तो इन दोनों को अगर आप इक्वेट कराओगे दिस इक्वल टू दिस, n से n कट जाएगा, सो यू विल गेट r प्लस r डैश इज a। तो r प्लस r डैश की जगह हमने a डाला। अच्छा, ये आ गया अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास जो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज करना होता है, और वो ये कि i प्लस आई डैश इज a प्लस डेल्टा। आई डैश इज समटाइम्स नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस, और इसको e से भी डिनोट किया जाता है, क्योंकि जिस एंगल पे प्रिज्म या स्लैब से बाहर निकलती है रे, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ज्यादा बेटर वे में अगर इस फॉर्मूले को लिखा जाए तो इसको लिखा जा सकता है I प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। आप इसको याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू प्रिज्म एंगल प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, ये अच्छा आगे बढ़ते हैं। म्यू जो होता है वो साइन आई बाय साइन आर होता है, और छोटे एंगल्स के लिए साइन थीटा थीटा बराबर है, तो म्यू को आई बाय आर भी लिख सकते हैं, जिससे आई आएगा म्यू इंटू आर। अगर दूसरी तरफ से लिया जाए तो म्यू को आई डैश बाय आर डैश भी लिखा जा सकता है, जिससे आई डैश आएगा म्यू इंटू आर डैश। यहां पे आई की जगह म्यू इंटू आर और आई डैश की जगह म्यू इंटू आर डैश पुट किया, यहां से म्यू कॉमन लिया, आर प्लस आर डैश बचा, आर प्लस आर डैश की जगह फिर से ए लिखा और ए कॉमन लिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिलेशन जो डिराइव करने को आता है वो ये है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। ठीक, क्लियर, ओके। डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला क्या है बच्चों, हमने ऐसा देखा कि अगर हम आई को चेंज करें तो ये डेल्टा चेंज होगा, है ना, डेल्टा चेंज होगा, बट आई को बढ़ाने पे डेल्टा घटता है शुरू में। आई को अगर मैं बढ़ाता हूं तो डेल्टा शुरू में तो घटता है, लेकिन फिर एक टाइम के बाद बढ़ने लगता है। ठीक है, जहां पर डेल्टा सबसे कम होता है वो सिचुएशन होती है जहां पर आई और आई डैश बराबर होते हैं। यानी किसी भी लाइट के लिए आई और आई डैश जब इक्वल होंगे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस जब इक्वल होंगे, तो डेल्टा सबसे कम होता है। जब भी आई और ई, या आई और आई डैश को ई बोलते हैं अभी बताया, आई और ई जब भी अनइक्वल होंगे तो डेल्टा की वो बड़ी वैल्यू होगी। डेल्टा सबसे छोटा तब होता है जब आई और ई बराबर होते हैं। ठीक है, यहां से हमारा निकलता है प्रिज्म फॉर्मूला, जब आई और आई डैश इक्वल होते हैं, और अगर आई और आई डैश इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली आर और आर डैश भी इक्वल होंगे, तो डेल्टा जो है वो डेल्टा एम हो जाता है। डेल्टा एम को हम, डेल्टा एम मतलब सबसे छोटा एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको बोला जाता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, राइट। अब आप सिंपली ये ले लो कि एक तो आपको ये पता है कि ए प्लस डेल्टा आई प्लस आई डैश होता है, तो अगर डेल्टा की जगह डेल्टा एम लिख दूं तो ये दोनों आई क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। ये आई डैश नहीं है, दिस इज नॉट आई डैश, दिस इज आई। अलग से लिख देते हैं, एक मिनट, इस वाले स्टेप को अलग से लिख देते हैं, ए प्लस डेल्टा एम is I plus I, which will give us A plus delta M is 2I, which will give us A plus delta M is 2I, जिससे I क्या मिलेगा, A plus delta M by 2।
राइट, और ए होता है आर प्लस आर डैश। आर और आर डैश बराबर हैं तो आर प्लस आर हो जाएगा, तो यहां से आर मिलेगा ए बाई टू। और आप जानते हो कि म्यू होता है साइन आई बाय साइन आर, तो आई की वैल्यू ये डाल दो, आर की वैल्यू ये डाल दो, तो ये जो आपको रिजल्ट मिलेगा दिस इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। राइट, ये प्रिज्म फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक की डेरिवेशंस हो गई हैं बच्चों। इसके बाद आपकी बची हैं दो डेरिवेशंस जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं कराई। उसका रीजन ये है कि वो दोनों डेरिवेशंस सिर्फ डेरिवेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने से समझ नहीं आएंगी, पूरा कॉन्सेप्ट ही आपको सीखना पड़ेगा। और वो दो डेरिवेशंस हैं सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर की। तो आप कहां से सीखोगे वो, दोनों पे सेपरेट वीडियो मैंने बहुत ही बढ़िया बनाए हुए हैं, ज्यादा लंबे वीडियो नहीं है, 15-20 मिनट के वीडियोस हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट डेरिवेशंस देखने की बजाय आप उन वीडियोस को अच्छे से देखो। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो ये सारी डेरिवेशंस प्लस दो डेरिवेशंस, वो इतनी ही डेरिवेशंस आपको रे ऑप्टिक्स में करनी है। इन सारी डेरिवेशंस के पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसा कि मैंने बताया। सबसे पहली डेरिवेशन है, अच्छा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आपको अगर चैप्टर नहीं आता है तो इस वीडियो को अभी बंद कर दो और पहले चैप्टर को समझ लो। ये वीडियो है सिर्फ डेरिवेशंस की प्रिपरेशन और रिवीजन के लिए, कि आप चैप्टर पढ़ चुके हो, आपको चैप्टर का आइडिया है, नाउ यू वांट टू रिवाइज ओनली डेरिवेशंस, तब यहां पर आप आके वीडियो को आगे देख सकते हो। और अगर आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है, चैप्टर को आप बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो मैंने अपनी वेव ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, वहां से जाकर आप डिटेल में पढ़ सकते हो। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो आगे देखें। तो सबसे पहली डेरिवेशन है बच्चों, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ह्यूजेंस प्रिंसिपल्स यूज करके, ह्यूजेंस प्रिंसिपल्स को ही वेव थ्योरी ऑफ लाइट बोला जाता है। ह्यूजेंस प्रिंसिपल यूज करके हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करेंगे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये प्रूव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये बच्चों। तो शुरू करते हैं। यहां पर हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो येलो कलर से दिखाया है। यहां से एक लाइट रे आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे चली गई। एक दूसरी लाइट रे मैंने ली, वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई। राइट, ये दोनों पैरेलल आ रही हैं, तो इनका वेव फ्रंट कैसे बनेगा। अब देखो वेव फ्रंट बोला मैंने, तो मैं ऐसी ऐसी टर्म्स यहां पे यूज करूंगा। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि ये क्या बात हो रही है। तो चैप्टर का आपको आइडिया होना चाहिए। तो यहां पर एक वेव फ्रंट है एपी, राइट, जो पैरेलल रेज हैं तो उनके परपेंडिकुलर एक वेव फ्रंट बनाया। रिफ्लेक्ट होने के बाद एक और वेव फ्रंट बनाया, ए डैश पी डैश। क्लियर, ओके। मान लेते हैं इस मीडियम में, ये जो ऊपर वाला मीडियम है, इसमें लाइट की स्पीड है सी। राइट, कॉपीराइट ले लिया हमने लाइट की स्पीड, यहां लाइट की स्पीड है सी। ओके, और ह्यूजेंस प्रिंसिपल्स क्या है कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में सारी वेवलेट्स को बराबर टाइम लगेगा। यानी इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट तक जाने में इस वाली वेवलेट को और इस वाली वेवलेट को बराबर टाइम लगेगा। वो टाइम हम ले लेते हैं टी, यानी कि P से P डैश और A से A डैश तक वेव्स को जाने में कितना टाइम लगा, T। तो आप बताओ, स्पीड है C, टाइम है T, तो PP डैश जो लेंथ है वो हुई C इंटू टी, और AA डैश जो लेंथ है वो भी हुई C इंटू टी। तो PP डैश इज C इंटू टी, AA डैश इज C इंटू टी। अब आप ये ले लो दो ट्राइंगल्स, ये दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, AP डैश और A डैश P डैश। इन दोनों ट्राइंगल्स में AP डैश और AP डैश तो कॉमन हो गया, ठीक। PP डैश और AA डैश दोनों बराबर हैं CT, जो हमने अभी प्रूव कर दिया। और ये वाला एंगल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। सो बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल, RHS कॉन्ग्रेंस रूल ये कहता है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एक तो एंगल हो गया 90-90, अगर उनके हाइपोटेन्यूज बराबर हों और बची हुई दोनों साइड्स में से कोई भी एक साइड्स बराबर हों तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अच्छा, कॉन्ग्रेंट हुए तो क्या हुआ, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम इस तरफ ले रहे हैं इस वाली रे से, ये नॉर्मल है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये, राइट। ये पूरा 90 है, तो ये जो बचा हुआ है ये 90 माइनस आई हुआ, और ये पूरा भी 90 है तो ये बचा हुआ आई हुआ। सिमिलरली ये R है, ये पूरा 90 है तो ये बचा हुआ
90 माइनस आर हुआ, और ये भी पूरा 90 है तो ये आर हुआ, यानी आई जो है वो इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है पी ए पी डैश का, और आर जो है वो इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है ए डैश पी डैश का। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो बाय सीपीसीटी ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, और आई इक्वल टू आर, यही हमने प्रूव करना था। आगे बढ़ते हैं और स्नेल्स लॉ प्रूव करेंगे हम यूजिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट और ह्यूजेंस प्रिंसिपल्स। यहां पर एक मीडियम 1 है और यहां पर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम 2 है। यहां से एक लाइट रे आई मान लेते हैं, ये रेयर है ये डेंसर है, तो ये लाइट रे आई रेयर से डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई, ये इसके पैरेलल दूसरी लाइट रे आई, ये भी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई। ये नॉर्मल है, ये आई है, तो ये 90 माइनस आई होगा, और ये पूरा 90 है तो ये आई होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इधर से ले लो, इसकी बजाय इधर से, जैसे पीछे हमने रिफ्लेक्शन भी दूसरी वाली रे का लिया ना, तो ये आर है, ये वाला एंगल होगा 90 माइनस आर, और ये पूरा भी 90 है तो ये होगा आर। समझ में आ गई बात? ओके। अच्छा, इस वाले मीडियम में लाइट की स्पीड हम मान लेते हैं c1, और इस वाले मीडियम में हम लाइट की स्पीड मान लेते हैं c2। ठीक, तो वही हो गया। ये वाली जो लेंथ है BD लेंथ क्या हुई C1t, और AC लेंथ क्या हुई C2t। एक मिनट, सो सॉरी, इसको नहीं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, राइट। BD लेंथ क्या हुई, हमने मान लिया इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट तक जाने में सारी वेवलेट्स को टाइम लग रहा है t, तो BD लेंथ क्या हुई, BD लेंथ क्या हुई C1t, और AC लेंथ क्या हुई, AC लेंथ क्या हुई C2t, राइट। ओके। अच्छा, ये वाला ट्राइंगल लो ABD ट्राइंगल में साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो BD बाय AD होगा, है ना, BD बाय AD। और इस वाले ट्राइंगल में साइन आई क्या हो गया BD बाय AD, साइन आर क्या होगा AC बाय AD, तो साइन आर होगा AC बाय AD। अगर मैं साइन आई बाय साइन आर कर दूं तो AD से AD कट जाएगा, साइन आई बाय साइन आर कर दिया मैंने, और यहां पे AD से AD कट गया, BD बाय AC बचा, BD है C1t, AC है C2t, T से T कटा तो ये बचा C1 बाय C2। लेकिन आप जानते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है C1 बाय C2, तो है ना, यानी कि दिस इज व्हाट, दिस इज म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, बट ये किसके इक्वल था, साइन आई बाय साइन आर के, तो म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज साइन आई बाय साइन आर। ठीक, क्लियर, ओके। अब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में आप जानते हो, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, और अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तभी आप यहां तक पहुंचे हो, तो आप जानते होगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, उसके अंदर क्या क्या डेरिवेशंस हो सकती हैं। देखो, एक तो बहुत बड़ी डेरिवेशन थी स्लिट विड्थ की, वो कट गई है इस साल, तब भी मैं सिर्फ फॉर्मूला लेकर आ गया हूं, काफी फॉर्मूले इसके अंदर मैंने लिख लिए हैं ताकि डेरिवेशंस के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएं इस चैप्टर के। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यहां पर दो लाइट सोर्सेज हैं S1 और S2, मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्सेज हैं, इससे लाइट आई ऐसे, इससे लाइट आई ऐसे, और दोनों P पॉइंट पे मिली, है ना। ये पूरी लाइट ऐसे आ रही होगी, इससे भी पूरी लाइट ऐसे आ रही होगी, तो कई जगह पे मिल रही होगी, उनमें से एक पॉइंट हमने पकड़ लिया P। ठीक है, S1 जो लाइट सोर्स है उससे जो लाइट आ रही है, मान लेते हैं उसकी इक्वेशन है ये y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, यानी उसका एम्पलीट्यूड हो गया a1। S2 से जो लाइट आ रही है उसको मान लेते हैं a2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5, यानी S2 से जो लाइट आ रही है उसका एम्पलीट्यूड हो गया a2, और S1 S2 से जो लाइट आ रही है उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना हो गया 5। अब जब ये दोनों इंटरफेयर करेंगी तो इंटरफेयर करने के बाद जो लाइट वेव बनेगी उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई y1 प्लस y2, इनको ऐड कर दिया दोनों को हमने, यहां पे हमने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया, ये वाला देखो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है, इसको हमने खोल दिया। इन दोनों में से हमने साइन ओमेगा टी कॉमन लिया तो यहां a1 बचा और यहां a2 कॉस 5 बचा, इसको हमने एज इट इज लिख लिया।
अगर हमने a1 प्लस a2 कॉस फाई की जगह r कॉस थीटा पुट किया, क्यों पुट किया अभी पता चलेगा, और a2 साइन फाई की जगह हमने r साइन थीटा, आई एम वेरी सॉरी मैं बहुत गलतियां कर रहा हूं, कुछ ना कुछ रह ही जाता है ना, बहुत बार मैं इसको रिवाइज करता हूँ, बहुत बार तो नहीं 2-3 बार तो करता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ गलती रह जाती है। a2 साइन फाई को हमने r साइन थीटा पुट करा, तो इसकी जगह हमने r कॉस थीटा, इसकी जगह हमने पुट किया r साइन थीटा, तो ये हो गया r कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, r साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, r कॉमन आ गया, अंदर बचा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का, है ना, वापस बंद कर दिया उस फॉर्मूले को। सो दिस इज व्हाट, ये तो एक वेव की तरह इक्वेशन आ गई ना बच्चों, दो वेव्स की इंटरफेरेंस से भी वेव ही बनती है, लेकिन यहां पे ये जो दोनों की इंटरफेरेंस से ये जो इक्वेशन आई थी अपने पास, दोनों की इंटरफेरेंस से ये जो इक्वेशन आई थी अपने पास, ये देखने में कहीं से वेव नहीं लग रही थी, तो हमने ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस करे, अब ये वेव की इक्वेशन लग रही है, और ये जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड हो गया r, एंड दिस r कैन बी इजिली कैलकुलेटेड यूजिंग दीज टू इक्वेशंस। अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, है ना। इसको हमने खोला a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, और इसको खोला तो आप देखो a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई होगा, और यहां पर ये एक और मिस्टेक, ये साइन फाई नहीं है बच्चों, ये साइन फाई नहीं है, ये a2 साइन फाई है ना। तो जब इसको खोलेंगे तो यहां पर क्या आएगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, है ना। तो a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई में से a2 स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई होता है 1, तो बचा क्या, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, और ये किसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी, लेकिन इसमें से भी आर स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा अंदर, यानी कि वो होता है 1, तो ये आर स्क्वायर की पूरी वैल्यू आई, तो फिर आर की वैल्यू क्या आई, इसका रूट, है ना। आर की वैल्यू क्या आई, यहां पे मैं लिख देता हूं, आर की वैल्यू क्या आई, आर की वैल्यू आई इसका रूट। तो ये हमने क्या निकाला, हम तो डेरिवेशंस कर रहे हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या निकाला। ये हमने निकाला, अगर दो वेव्स इंटरफेयर करेंगी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, एक का एम्पलीट्यूड है a1, एक का एम्पलीट्यूड है a2, तो दोनों जब इंटरफेयर करेंगी तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो ये होगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इससे आगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस निकलेंगी। बट इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी मैं लिख लाया हूं, अगर इंटेंसिटी का डेरिवेशन पूछता है तो वो भी यहीं से होगा। इंटेंसिटी किसी भी वेव की बच्चों उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, राइट। तो ये क्या हो गई, आई हो गया ना, ये आई हो गया, और ये a1 स्क्वायर क्या है, ये पहली वाली वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, तो ये उसकी इंटेंसिटी हो गई, ये दूसरी वाली की इंटेंसिटी हो गई, a1 a2 दोनों की इंटेंसिटीज का रूट हो गया, राइट। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये हो सकता है। और एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं और डिराइव कर दूं आपके लिए, कि अगर जो दोनों सोर्सेज हैं S1 S2, उन दोनों से जो वेव्स आ रही हैं उसकी इंटेंसिटी बराबर है मान लो I0, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पे हम डिराइव करते हैं, I0 प्लस I0 प्लस 2 अंडर रूट I0 इंटू I0, तो I0 स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस फाई, राइट। सो विच गिव्स I इक्वल टू 2I0 प्लस 2I0, है ना, 2I0 प्लस ये रूट से बाहर आ गया 2I0 कॉस फाई। तो क्या कॉमन आ गया, 2I0 कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 प्लस कॉस फाई। जिन बच्चों के पास मैथ्स है उन्हें पता होगा, जिन्हें नहीं पता वो सुन लें। 1 प्लस कॉस फाई का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर फाई बाय 2, लिख लो कहीं साइड में,
1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये कॉस फाई है, तो यहां पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर फाई बाय 2 और फाइनली दिस विल बी 4। किसी ने कमेंट किया था सर आप तो छुपा ही लेते हो सारा, हमें लिखने का टाइम ही नहीं देते। लो मैं हट जाता हूँ। वैसे मैंने उसको बोला कि बेटा आप पॉज करके भी लिख सकते हो, तो इसलिए आप लोग भी पॉज करके लिख लिया करो। मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस पर, मेरे को ना बोर्ड पे लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। आप मेरे हाथ की पोजीशन भी देख सकते हो, टेढ़ा मेढ़ा जाता है, बट आई एम प्रैक्टिसिंग। हो जाती है ये चीज़ बीच बीच में मेरे साथ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहेगा अगर दोनों सोर्सेस की लाइट की इंटेंसिटी बराबर हो और वो आई नॉट हो, तो जब वो इंटरफेयर करेंगी तो जो न्यू उसके इंटरफेरेंस के बाद जो न्यू वेव बन रही है उसकी इंटेंसिटी आई जो है वो ये होगी। ये फॉर्मूला भी आ सकता है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रेस्ट पे फॉल करता है, ट्रफ पे फॉल करता है और इंटेंसिटी बढ़ जाती है, राइट। तो इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और ये रहा एम्पलीट्यूड। तो ये मैक्सिमम तब होगा जब cos फाई मैक्सिमम होगा। A1 A2 तो फिक्स्ड है, क्योंकि cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और वो कहां पे होती है जब फाई होता है 2n पाई, ठीक है, यानी कि 0 पे और 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, राइट। तो अब इसको 1 रख दो तो आपके पास आर मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, या फिर यहां पे इसको 1 रख दिया ना तो आर मैक्स क्या आ जाएगा √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, यानी A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर का रूट, यानी A1 प्लस A2, राइट। बट हम तो डिराइव कर रहे हैं, तो हमने डिराइव करनी है कंडीशन किस चीज की, पाथ डिफरेंस की और फेज डिफरेंस की। तो बच्चों ध्यान से देखना, यह आपको समझ में आ गया कि अगर cos फाई 1 होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और cos फाई 1 कहां होगा जब फाई होगा 2n पाई। अब देखो अगर फाई है 2n पाई, तो ये क्या है फेज डिफरेंस। सो व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस। देखो पाथ डिफरेंस का क्या मतलब है, जब फेज डिफरेंस हो जाता है 2 पाई का, जब फेज डिफरेंस हो जाता है 2 पाई का, 2 पाई मतलब एक पूरी वेव छूट गई। अगर पहली और दूसरी वेव में फेज डिफरेंस है 2 पाई का, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, चलो पाथ डिफरेंस नहीं मालूम आपको, फेज डिफरेंस तो मालूम है ना। जैसे एक वेव ये है और दूसरी वेव तब स्टार्ट हुई जब इसकी यहां से जब इसकी एक वेव कंप्लीट हो गई, राइट। जैसे कि अगर मैं मानूं कि यहां पे 1 2 3 4 5 वेव्स हैं और यहां पे 1 2 3 4 5 6 वेव्स हैं, राइट। तो एक पूरी वेव का डिफरेंस आ गया इनमें। लेकिन ऐसे केस में भी जब P पे ये वेव्स मिलेंगी जाके, तो वापस पहली वाली का भी क्रस्ट ही स्टार्ट होगा, दूसरी वाली का भी क्रस्ट ही स्टार्ट होगा, राइट। तो इस तरह का फेज डिफरेंस है ये। तो जब एक पूरी वेव छूटती है तो फेज डिफरेंस तो 2 पाई का आता है, और पाथ डिफरेंस कितने का आता है पूरा लैम्डा। एक पूरी वेव छूट गई ना, तो एक हम यहां पे एक जनरल फॉर्मूला निकालें कि अगर फेज डिफरेंस है कितना, तो पाथ डिफरेंस होगा कितना। मतलब अगर फेज डिफरेंस है 2 पाई तो पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा। अगर फेज डिफरेंस है 1 रेडियन तो पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा बाय 2 पाई। और अगर फेज डिफरेंस है एनी एंगल फाई तो पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फाई, राइट। तो फाई क्या होगा बताओ, फाई क्या होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स जिनका फेज डिफरेंस है फाई। तो बताओ फाई क्या आएगा, फाई आएगा लैम्डा बाय 2 पाई इंटू एक्स, राइट। ओके, और फाई है क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, फाई है क्या 2n पाई। तो अगर मैं फाई की जगह 2n पाई रख दूं तो एक तो 2 से 2 कटेगा और एक पाई से पाई कटेगा, तो
पाथ डिफरेंस हो गया n लैम्डा। तो फेज डिफरेंस हो गया 2n पाई और पाथ डिफरेंस हो गया n लैम्डा। n लैम्डा मतलब n को 1 2 3 4 तुम पुट करते जाओ तो एक वेव छूटेगी, दो वेव छूटेंगी, तीन वेव छूटेंगी, तो हमेशा क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जैसे यहां पे अगर यहां पे 1 2 3 4 5 वेव्स हैं और इसमें 6 हैं, इसमें 6 की बजाय 7 भी होती तो भी पूरी पूरी क्रस्ट पे फॉल करता। अगर इसमें 5 हैं और इसमें 8 होती तो भी क्रस्ट पे फॉल करता। यानी जब भी एक पूरी पूरी वेव छूटती है, चाहे एक छूटे, चाहे दो छूटे, चाहे तीन छूटे, तो क्या बनता है, क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई होगा -1, क्योंकि r चाहिए मिनिमम जब क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करता है, ट्रफ क्रस्ट पे फॉल करता है। वो होता है जब फाई होता है 2n + 1 इंटू पाई, यानी कि पाई के ऑड मल्टीपल्स पे, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई ऐसे। ठीक है, फिर हमने फाई की जगह ये रख दिया, यहां से ले लो, वैसे ये भी ठीक है, यहां से ले लो ये स्टेप, अगर आपको यहां पे ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो फेज डिफरेंस हो गया फाई, तो वहां पे फेज डिफरेंस रख दिया, तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, पार्ट डिफरेंस आएगा आपका लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फाई। फाई आपने रख दिया 2n + 1, 2n + 1 इंटू पाई, तो पाई से पाई कटा। सो फेज डिफरेंस इन केस ऑफ पार्ट डिफरेंस, सॉरी, इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस इज दिस। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, और ये हो गया फेज डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। इसके अलावा ये फॉर्मूले यहां पे आप लिख लो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के, राइट। मैक्सिमम इंटेंसिटी आर मैक्स का स्क्वायर, तो आर मैक्स था A1 + A2, मिनिमम इंटेंसिटी आर मिन का स्क्वायर, तो आर मिन था A1 - A2, इन दोनों की रेशियो आ गई ये। ठीक है, इंडिविजुअली उनकी इंटेंसिटीज की रेशियो होगी ये। फॉर्मूले लिख लाया हूं जस्ट ताकि रिवाइज करा दूं। अगर दोनों स्लिट्स की विड्थ है W1 W2, ये जो दो स्लिट्स हैं अगर इनकी विड्थ है W1 W2, तो इंटेंसिटी जो है वो स्लिट विड्थ के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जितना चौड़ा स्लिट होगा उतनी ज्यादा वेव्स, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी लाइट की बाहर आएगी। तो W1/W2 इज इंटेंसिटी I1/I2 = A1² / A2²। स्लिट विड्थ नहीं, फ्रिंज विड्थ। ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स बनते हैं, ऑल्टरनेट लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, इसकी जो विड्थ होती है वो ये होती है। इसका डेरिवेशन था पहले सिलेबस में, अब नहीं है। एनर्जी कंसिडरेशन, हम ये प्रूव करेंगे कि टोटल इंटेंसिटी इंटरफेरेंस से पहले और इंटरफेरेंस के बाद बराबर रहती है। देखो टोटल इंटेंसिटी इंटरफेरेंस से पहले थी I1 + I2, I1 था KA1², या अगर ओके जो हमने A1 A2 लिया था लेटस से वो A एंड B है, यानी पहली वाली वेव की इंटेंसिटी A1 जो थी वो A है और दूसरे वाली जिसकी A2 थी वो B है। तो इंटेंसिटी पहली वाली वेव की I1 इज प्रोपोर्शनल टू A², तो I1 क्या हो गया KA², है ना, और दूसरी वाली वेव की इंटेंसिटी I2 क्या हो गई KB²। तो टोटल इंटेंसिटी इंटरफेरेंस से पहले कितनी थी, इनको ऐड किया, K कॉमन लिया, इंटरफेरेंस के बाद इंटेंसिटी बढ़ गई, वही जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी वो कहीं ज्यादा हो गई, लाइट बैंड्स में ज्यादा हो गई, डार्क में कम, लाइट में ज्यादा, डार्क में कम। तो हम निकालेंगे एवरेज इंटेंसिटी विच विल बी Imax + Imin/2। Imax क्या था A + B का स्क्वायर, Imin क्या था A - B का स्क्वायर बाय 2, है ना, K कॉमन ले लिया हमने। K समझ गए ना, जैसे यहां पे K आया, Imax जो था वो प्रोपोर्शनल टू R max का स्क्वायर था, राइट, और R max क्या था, R max था A + B होल स्क्वायर। तो I max क्या होगा, I max होगा K इंटू A + B का स्क्वायर, और इसी तरीके से I min होगा K इंटू A - B का स्क्वायर। तो K/2 कॉमन आ गया, इसको खोला, 2AB से 2AB कट गया, A² + A² 2A² होगा, B² + B² 2B² होगा, उनका 2 कॉमन आया,
2 से 2 कटा एंड फाइनली फिर से वही आ गया, यानी कि इंटेंसिटी सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट हुई है, इंटेंसिटी में कोई लॉस नहीं हुआ। लास्ट डेरिवेशन इज डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर सेंट्रल मैक्सिमा या किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ का फॉर्मूला। आप जानते हो कि डिफ्रैक्शन के अंदर nth मिनिमा की कंडीशन होती है a sin थीटा n इक्वल टू n लैम्डा। नहीं पता डिफ्रैक्शन पे बहुत बढ़िया वीडियो है मेरा आधे घंटे का, उसको देख लो, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। a sin थीटा n इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है, a या फिर d जो भी बोलो, मतलब स्लिट की विड्थ, दिस d इज व्हाट, स्लिट की विड्थ। ये जो स्लिट है ना आपकी छोटी सी, ये जो स्लिट है इसकी विड्थ क्या है, d। समझ गए? तो nth मिनिमा कहां बनता है, nth मिनिमा बनता है जहां d sin थीटा n लैम्डा होता है, और nth मैक्सिमा कहां बनता है, जहां d sin थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 होता है। मैक्सिमा को हम हमेशा सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं, क्योंकि पहला वाला तो सेंट्रल मैक्सिमा रहता है जो सबसे ब्राइट होता है, राइट। अच्छा, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का डेरिवेशन है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मतलब यहां से लेकर यहां तक मान लो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, तो यहां पे क्या होगा, पहला मिनिमा, और स्क्रीन के दूसरी तरफ यहां होगा पहला मिनिमा, तो यहां से लेकर यहां तक पूरा सेंट्रल मैक्सिमा है जिसकी विड्थ होगी x1 प्लस x1 यानी 2x1, राइट। तो पहला मिनिमा कहां बनेगा, ये रही मिनिमा की कंडीशन, तो पहला मिनिमा के लिए n की जगह 1 डाल दो, है ना, फर्स्ट मिनिमा वहां बनेगा जहां n की जगह 1 डाल दिया, तो n की जगह 1 डाल दिया। अच्छा, यहां कहीं पर भी हम साइन थीटा को थीटा लेकर चलेंगे और टेन थीटा को भी थीटा लेकर चलेंगे, क्योंकि स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा भी थीटा के बराबर होता है और टेन थीटा भी थीटा के बराबर होता है, और ये एंगल्स बहुत स्मॉल हैं। तो n को 1 ले लिया, साइन थीटा की जगह थीटा रखा, तो थीटा मेरे को आ गया लैम्डा बाई डी। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में टेन थीटा क्या होगा, x1 बाई डी, है ना, ये d है पूरा डिस्टेंस, स्क्रीन तक का डिस्टेंस, x1 बाई डी। टेन थीटा तो रखना ही नहीं, थीटा ही रखा, उसको थीटा x1 बाई डी, तो थीटा लैम्डा बाई डी भी है, थीटा x1 बाई डी भी है, दोनों को इक्वेट कराया, x1 की वैल्यू आ गई लैम्डा डी बाई डी, लेकिन हमें चाहिए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2x1, तो 2x1 इज 2 लैम्डा डी बाई डी। इसी तरीके से अगर हमें एंगुलर विड्थ चाहिए हो, एंगुलर विड्थ चाहिए हो, एंगुलर विड्थ मतलब ये पूरा, ये एंगुलर विड्थ यानी 2 थीटा, तो थीटा के तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है थीटा का, तो 2 थीटा कर दो, 2 लैम्डा बाय डी, एंगुलर विड्थ इज 2 लैम्डा बाय डी। अब हम किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करें, सपोज यहां पर एक मैक्सिमा है ये, तो इसकी विड्थ क्या होगी, ये जो nth मिनिमा है, ये वाला nth मिनिमा और n प्लस 1th मिनिमा के बीच का डिस्टेंस, दैट विल बी द विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा, है ना। तो nth मिनिमा कहां होगा, nth मिनिमा वहां होगा जहां मिनिमा की कंडीशन में n को n ही रहने दो, सो वी गॉट थीटा n की वैल्यू ये, और इसके ऊपर वाला n प्लस 1th मिनिमा कहां होगा, जहां पर n की जगह n प्लस 1 होगा, राइट। तो विड्थ क्या है इस nth सेकेंडरी मैक्सिमा की, इसका डिस्टेंस माइनस इसका डिस्टेंस, n प्लस 1th मिनिमा का डिस्टेंस हमने ये ले लिया, nth मिनिमा का डिस्टेंस हमने ये ले लिया। अगर तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है वो वीक होगा, पहले इस टॉपिक को सीख लेना जाके उस लिंक से, अगर समझ आ रहा है तो आगे बढ़ो, ठीक। तो अब बताओ, अब यहां पे अगर मैं पुट करूं तो tan थीटा या फिर सिर्फ थीटा, तो थीटा n मेरे को क्या मिलेगा, xn बाई डी, है ना, तो xn मेरे को क्या मिलेगा, थीटा n डी, और xn प्लस 1 क्या होगा, थीटा n प्लस 1 डी, तो xn प्लस 1 की जगह थीटा n प्लस 1 डी, xn की जगह थीटा d इंटू थीटा n, तो d कॉमन आ गया, थीटा n प्लस 1 ये है, यहां डाल दिया, थीटा n ये है, यहां डाल दिया, लैम्डा बाई डी भी कॉमन आ गया, n से n कटा, तो किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ आ गई लैम्डा डी बाय डी, और एंगुलर विड्थ क्या होगी, एंगुलर विड्थ मतलब ये, तो ये क्या होगा, थीटा n प्लस 1 माइनस थीटा n, तो थीटा n प्लस 1 माइनस थीटा n किया, ये भी खुलेगा, n लैम्डा बाय डी आएगा, इससे कट जाएगा, तो लैम्डा बाय डी। इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन रहता है कि लीनियर विड्थ, लिख लो कॉपी में, लीनियर विड्थ इज d इंटू एंगुलर विड्थ।
किसी भी मैक्सिमा के और किसी भी मिनिमा के लिए। लीनियर विड्थ इक्वल टू डी इंटू एंगुलर विड्थ, लिख लिया। डी मतलब कैपिटल डी, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। समझ में आ गई बात। इसके आगे पोलराइजेशन की डेरिवेशंस थी, बट वो मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि सिलेबस में पोलराइजेशन नहीं है। सिर्फ यही डेरिवेशंस प्रिपेयर कर लेना। बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में एक छोटी सी डेरिवेशन है जो शायद डेरिवेशंस के अंडर नहीं भी आती, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिवाइज कराना चाहता था तो मैं उसको ले आया, विच इज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आप में से काफी बच्चे, 90% बच्चे जानते होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, कि जैसे कोई मेटल सरफेस है, राइट, और इस मेटल सरफेस पे लाइट रेडिएशंस फॉल करती हैं। जब अगर ये फोटो सेंसिटिव हो तो फोटो सेंसिटिव मतलब क्या, मतलब ऐसा सरफेस जिस पे जब लाइट रेडिएशंस फॉल करें तो ये जो फोटॉन्स होते हैं इनमें, है ना, फोटॉन्स जो एनर्जी पैकेट्स हैं लाइट में, ये फोटॉन्स जो हैं ट्रांसफर कर देती है मेटल सरफेस को, और इन फोटॉन्स को पाके इस मेटल सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर आने लगते हैं। सो दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उससे रिलेटेड एक इक्वेशन है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनिमम एनर्जी आप जानते हो, आप जानते हो, नहीं जानते हो और सीधा डेरिवेशंस रिवाइज करने आ गए हो तो थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी, लेकिन चैप्टर आपने आई होप पढ़ा हुआ होगा। अगर आप डेरिवेशंस पढ़ने आए हो तो आप जानते हो फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू। तो यही एनर्जी फोटोन जो है वो देने वाला है मेटल सरफेस को। अब जरूरी नहीं है ये एनर्जी उतनी हो जिसको पाके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सके, हो सकता है ये एनर्जी कम हो। मिनिमम एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट करने के लिए जो चाहिए होती है उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर हो, ये उससे कम भी हो सकता है। ऐसे में तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही नहीं, है ना। तो मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए वो कैसे डिसाइड होगा भाई? E इक्वल टू एच न्यू में H तो कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली जो एनर्जी डिपेंड कर रही है वो न्यू पे डिपेंड कर रही है, राइट। तो न्यू की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जरूर होगी ना जिसपे ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए मेटल के। सो दैट फ्रीक्वेंसी जिसपे ये प्रोडक्ट जो है मेटल के वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाता है, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इतनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन चाहिए ही चाहिए। इससे कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अगर गिराओगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर नहीं आएगा। तो वर्क फंक्शन इज एच न्यू नॉट। अब सपोज जो मैंने रेडिएशन ये यूज करी उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा है, यानी कि उस फोटोन की एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है। जैसे अगर वर्क फंक्शन 10 जूल है तो फोटोन की एनर्जी 12 जूल है, तो क्या होगा? अब 12 जूल का आपने सपोज फॉर एग्जांपल 12 जूल तो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, इनकी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है, बट लेट अस टेक एन एग्जांपल कि 12 जूल का फोटोन आपने यहां पे गिराया, उसमें से 10 जूल जो है उसको यूज करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, बचा 2 जूल, और वो 2 जूल उसकी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। भाई अगर इसका वर्क फंक्शन है 10 जूल और आपने इतना ही गिराया, यानी 10 जूल का ही फोटोन गिराया, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा, 10 जूल उसने बाहर आने के लिए यूज कर ली, एनर्जी उसकी खत्म, सरफेस पे पड़ा रहेगा। लेकिन अगर उसके पास फिर भी एनर्जी बची तो फिर वो चल देगा, यानी बाकी बची हुई एनर्जी को वो अपनी काइनेटिक एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करेगा। तो एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस के ई मैक्स। मैक्स हमने इसलिए लिखा है कि जो बची हुई एनर्जी वो यूज कर रहा है सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करेगा जो इलेक्ट्रॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी बाकियों से सबसे ज्यादा होगी। सो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इज दिस, राइट। और आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, ये यहाँ पे हमने रख दिया। आप जानते हो डब्ल्यू नॉट जो है वो, ये समझ में आ गया ना आपको? इतनी एनर्जी मैंने गिराई, इसमें से इतनी उसने यूज कर ली बाहर आने के लिए और इतनी उसकी बच गई, ठीक है। ये छोटा सा डेरिवेशन। अब आप इसको कितनी फॉर्म में लिखो? इस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में लिखो, डब्ल्यू नॉट की जगह एच न्यू नॉट लिखो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और न्यू होता है सी बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है लाइट की? सी बाय लैम्डा, वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। तो एच सी बाय लैम्डा, एच न्यू को एच सी बाय लैम्डा और एच न्यू नॉट को एच सी बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट हो गई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फिर आप चाहे इसको इधर ले आओ, कॉमन ले लो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता। अच्छा, ये एक एपरेटस देखो,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए यहां पे ये लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स इस मेटल प्लेट पे फोटोन मारेगा। इस मेटल प्लेट को हमने कनेक्ट करा हुआ है फिलहाल नेगेटिव से, सामने वाली प्लेट को हमने कनेक्ट करा हुआ है पॉजिटिव से, राइट, वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है, 2 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट -4 -3 चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल सोर्स है, राइट। तो यहां पे हमने इसको अगर नेगेटिव से कनेक्ट करा हुआ है तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ये नेगेटिव, भाई फोटोन यह मेटल प्लेट पे गिरा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आया, अब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो ये नेगेटिव प्लेट उसको रिपेल करेगी और ये पॉजिटिव वाली अट्रैक्ट करेगी, तो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे स्ट्रेट चल देंगे और फिर यहां पे जाके सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो जो माइक्रो एमीटर है डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक। अब सपोज अगर मैं इस ए का पोटेंशियल, जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, वो कम करना शुरू करूं तो वो क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना वीक हो जाएगा, उसकी जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स पे वो वीक हो जाएगी। इसको कम करते 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 0 कर दो और फिर नेगेटिव कर दो, सच दैट जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था अभी Ke मैक्स वाला, वो भी इस प्लेट तक आना बंद हो जाए, राइट। जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था वो भी इस प्लेट तक आना बंद हो जाए। तो मैं इस प्लेट को कितना पोटेंशियल दूं, तो इस प्लेट का वो पोटेंशियल कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। सो फर्स्ट चैप्टर में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि W वर्क इज Q इंटू V, है ना। तो अगर इसका पोटेंशियल है V0 और इसकी तरफ E चार्ज का इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये उस पर कितनी एनर्जी लगा रहा है, EV0, एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू, दैट EV0 हैज टू बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज कमिंग विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो इसको इसके इक्वेट करने से यहां पर इस इक्वेशन में EV0 रख दो तो एक और फॉर्म आ जाती है इस इक्वेशन की इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, अब क्या प्रूव हुआ पीछे ये प्रूव हुआ जब आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन दी कि भैया लाइट जो है उसका वेव नेचर भी है, ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और वो सब चीजों से ये प्रूव हुआ कि लाइट जो है उसका नॉट वेव नेचर तो ऑलरेडी पता था, उसका पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। तो लाइट में डुअलिटी है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो डी ब्रॉगली भाई साहब ने बोला कि जो डुअलिटी है यानी डुअल नेचर है वो सिर्फ वेव के लिए ही ट्रू नहीं है, एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट, हर एक चलती हुई चीज, चाहे वो मैक्रोस्कोपिक हो, आपके सामने जो स्कूटर जा रहा है, कार जा रहा है, बॉल जा रही है, वो सब भी क्या है, डुअल नेचर पजेस करती हैं, यानी कि वो सारी चीजें भी वेव भी हैं और पार्टिकल भी हैं। और उससे रिलेटेड उसने एक डेरिवेशन किया, उसने बोला E इक्वल टू एच न्यू होता है और E इक्वल टू MC स्क्वायर भी होता है। अगर इन दिनों को इक्वेट करा दें, न्यू की जगह C बाय लैम्डा रख दें, एक C से C काट दें, तो लैम्डा की एक वैल्यू मिलेगी H/mc, वेयर C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। बट उसने बोला यही फॉर्मूला तुम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो, ऑब्जेक्ट का मास m है और वेलोसिटी v है, राइट। दिस रिजल्ट कैन बी अप्लाइड टू एनी मूविंग बॉडी ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v, मास m एंड वेलोसिटी v। तो हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो एक वेव नेचर पजेस करता है जिसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ होती है H/mv, और मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है वो ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना मैकेनिकल वेव है, वो एक नए तरह की वेव है जिसको बोलते हैं मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव, राइट। अच्छा, तो ये है एक मूविंग ऑब्जेक्ट की वेव की वेवलेंथ H/mv, वेयर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, mv क्या होता है, मोमेंटम p। तो p की टर्म्स में ये फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कैसे रिलेटेड होते हैं, p जो है वो √2m इंटू के ही होता है। ये तो पता ही नहीं है सर, तो लगा के देख लो, अगर हम 2m इंटू के ही करेंगे, के ही होता है हाफ mv स्क्वायर, राइट। तो 2 से 2 कटेगा, ये होगा रूट के अंदर m स्क्वायर v स्क्वायर, जो चीज रूट से बाहर आएगी और क्या बन जाएगी, mv। तो p को लिख सकते हैं √2m के ही। तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में यही फॉर्मूला बनेगा, ये काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में ये फॉर्मूला बन गया, ये है ना, p की जगह हमने वो रख दिया, ठीक। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी किसी भी चार्ज पार्टिकल में आती कहां से है, चार्ज पार्टिकल के लिए ही ये फॉर्मूले जो हैं वो ज्यादा यूजफुल हैं। भाई हम ये बोलते हैं कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हैज नो सिग्निफिकेंस इन एवरीडे लाइफ। डी ब्रॉगली भाई साहब ने बोला कि भाई जो
कोई आपके सामने जो स्कूटर जा रहा है उसके साथ एक लैम्डा एसोसिएटेड है और उसको आप ऐसे निकाल सकते हो। हम कह रहे हैं होगा, अपने को क्या लेना देना, क्योंकि डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो इतने बड़े हैं, उनका मास इतना ज्यादा है, ऊपर से h की वैल्यू क्या आएगी, h की वैल्यू का जो ऑर्डर है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। तो आपके सामने एक 1 kg की बॉडी अगर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है तो उसका जो लैम्डा है वो इस ऑर्डर में है। अब इतनी छोटी वैल्यू है उसके लैम्डा की, हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी कॉल दैट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हैज नो सिग्निफिकेंस इन एवरीडे लाइफ। बट जब छोटे पार्टिकल्स आते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻31 kg के ऑर्डर में होता है, तो 10⁻31 तो -34 को काट देगा, तो अच्छी खासी वैल्यू आती है वेवलेंथ की। सो दिस फॉर्मूला इज यूजफुल ओनली फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक्वायर काइनेटिक एनर्जी बाय पुटिंग देम इन अ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। जैसे आपके पास एक चार्ज है, ये आप इसको कैसे चलाओगे, आप यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तभी तो चलेगा ये, वरना ये दिखता थोड़ी है कि उठा के फेंक दो और चल जाए, धक्का मार दो और चल जाए। अगर ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो जैसे ही आपको आप ये प्लेट्स के बीच में इसको लगाओगे ये इधर भाग जाएगा, है ना, पॉजिटिव की रिपल्शन से, नेगेटिव की अट्रैक्शन से। तो अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v है तो आप इसको चला सकते हो और इसमें एनर्जी आ जाएगी qv, एंड दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल। सो इसकी काइनेटिक एनर्जी है q इंटू वी, तो ke की जगह q इंटू वी रख दिया। देखो काफी फॉर्मूले हैं लैम्डा के, सारे आपको याद रखने, राइट। और अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो, जो ज्यादातर क्वेश्चंस में होता है, देखो h की वैल्यू हमें पता है, इलेक्ट्रॉन है तो मास 9.11 इंटू 10⁻31 kg, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, बचेगा सिर्फ v। तो अगर ये सारी वैल्यूज हम पुट करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, दिस इज द वेवलेंथ एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट्स। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, आपने उसको v पोटेंशियल डिफरेंस में लगाया तो वो चलेगा, तो जब वो चलेगा तो उसका लैम्डा क्या होगा वो आपको इस फॉर्मूले से पता चलेगा। ठीक, समझ में आई बात? ओके। एटम्स में बोहर्स एटॉमिक थ्योरी की बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डेरिवेशंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं हम यूजिंग बोर्स पॉस्टुलेट्स। मतलब मेन यही डेरिवेशंस हैं, दूसरी डेरिवेशन बोर्स एटॉमिक थ्योरी के अंडर ही हैं जो भी डेरिवेशंस हैं, उसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है ऐसा एटम्स में जिसमें डेरिवेशंस हो। तो शुरू करते हैं, क्या क्या डिराइव करना है हमको। इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ सकता है, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन आ सकता है वो मैं लिख लाया हूं। यूजिंग बोर्स पॉस्टुलेट डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट। Show that the velocity of electron in innermost orbit of hydrogen atom is 1/137 of the speed of light। ठीक है, अच्छा, बोहर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में दो इक्वेशंस यूज करी थी। पहली इक्वेशन तो ये थी, ये इक्वेशन कहती है कि एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है ना, जैसे ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है E, जिसका मास है m, इस इलेक्ट्रॉन का मास है m, इसकी वेलोसिटी है v और इस पाथ का जो रेडियस है वो r है। तो इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी? इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी। और ये फोर्स उसको मिलेगी कहां से? ये उसको मिलेगी जो इस पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में कूलम्बिक अट्रैक्शन है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो E है, न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा? Ze। Z है इसका एटॉमिक नंबर, ये जो भी एटम है, एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है Z। भाई एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज कितना हुआ न्यूक्लियस पे? न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज हुआ Ze। तो इनके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ K मतलब 1/4πε0 Q1 Q2/r², है ना। तो एक तो ये इक्वेशन बोहर ने यूज करी। अच्छा, यहां से अपने को क्या मिला? एक तो r से r कटा, तो ये अपने को इक्वेशन मिल गई। ठीक, दूसरी इक्वेशन जो यूज करी बोहर ने वो था बोर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपने थ्योरी पढ़ी होगी। तो ये कहा जाता है कि वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यानी mvr का प्रोडक्ट h/2π का कोई इंटीग्रल मल्टीपल हो। ठीक है, तो
ये सेकंड इक्वेशन थी, वो फर्स्ट इक्वेशन से। जितना कुछ भी अभी हम डिराइव कर रहे हैं, आगे डिराइव करेंगे बोर्स एटॉमिक थ्योरी में, वो इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यूज करके आया है। पहली इक्वेशन से अभी पीछे जो लिखी हुई है उससे मैंने आर की ये वैल्यू निकाल ली, ठीक है, और सेकंड से मैंने आर की ये वैल्यू निकाल ली और इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दिया। एक v से v कटा और जो बाकी बचेगा वो वेलोसिटी का फॉर्मूला है। क्या बचेगा देखो, v इक्वल टू, यहां पर एक v बचेगा, इसको उधर ले जाओ, यहां से और क्या कैंसिल हुआ उसको भी कैंसिल कर दो, यहां पर m से एक m कैंसिल हुआ, ठीक है, तो क्या बचेगा बच्चों देखो, ये v उधर लेके गए, के जेड ई स्क्वायर, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच, ठीक है, तो ये वेलोसिटी का डेरिवेशन। दूसरा, रेडियस का डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है, तो रेडियस का डेरिवेशन आप कैसे करोगे, कोई भी फॉर्मूला उठाया, जैसे ये रेडियस का फॉर्मूला उठाया हमने यहां पे NH अपॉन 2 पाई एम वी, आर इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई एम वी, और v की ये वैल्यू यहां अगर हम डाल दें तो r होगा, एक ही क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस में रेडियस और वेलोसिटी का डेरिवेशन पूछ सकते हैं। v की वैल्यू डाली 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन NH, और ये NH ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली हमको मिलेगा ये है रेडियस का फॉर्मूला, ठीक। अच्छा, पीछे इसने बोला था कि शो दैट स्पीड ऑफ लाइट इज c/137 इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए z को 1 डाल दो, n को 1 डाल दो, बाकी सारी वैल्यूज आपको पता ही हैं, तो ये c/137 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहां पर भी सारी वैल्यूज डाल दो तो आपको r की वैल्यू मिलेगी, ये आपके लिए याद रखना ज्यादा इजी है, 0.529, z छोड़ दो और n स्क्वायर छोड़ दिया, ठीक है, ये आपको एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर में ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इस फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हो, क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि कौन सा एलिमेंट है और उसके एटम के कौन से ऑर्बिट का रेडियस निकालना है। सपोज वो कह रहा है कि हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट का या हीलियम के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालो, तो z को आपने ले लिया 2 क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और n को डाल दिया 3, तो इस फॉर्म में आप इसको याद रखो, ठीक है। हीलियम पे एप्लीकेबल नहीं होती है ये थ्योरी, आपको पता होगा, हीलियम अगर दिया होगा तो He+ दिया होगा, या फिर ये एप्लीकेबल है लिथियम 2+ पे, या फिर ये एप्लीकेबल है बेरिलियम 3+ पे। बोर्स एटॉमिक थ्योरी इन 4 स्पीशीज पे एप्लीकेबल है, क्योंकि बोर्स एटॉमिक थ्योरी उन स्पीशीज पे एप्लीकेबल होती है जिनके एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, और इन सब में एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में तो एक ही होता है, हीलियम में 2 होते हैं तो H+ मतलब 1 निकल गया, लिथियम में 3 होते हैं 2+ मतलब 2 निकल गए, 1 बचा, बेरिलियम में 4 होते हैं 3 निकल गए, 1 बचा। नेक्स्ट, यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट। तो अभी पीछे हमने डिराइव किया mv² है ना, mv² की वैल्यू क्या आई थी, mv² की वैल्यू इतनी आई थी वो कूलम लॉ वाले से, तो हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं याद, ये रहा ना mv² kZe² आएगा, तो हाफ mv² क्या आएगा, हाफ mv² आएगा kZe² 2r, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, सो दैट इज दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, सेकंड चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q1 q2/r, तो k को k रख दिया 1/4πε0, q1 क्या है न्यूक्लियस का चार्ज Ze, q2 क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e, सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को ऐड किया, kZe²r दोनों में कॉमन है, यहाँ 1/2 है, यहाँ -1 है, 1/2 -1 इज -1/2, तो ये बचा, ठीक है। r की पीछे जो अभी हमने वैल्यू निकाली वो हमने यहाँ डाल दी, तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट आ गई।
इस फॉर्मूले को भी हम किस फॉर्म में याद रख सकते हैं मैं बता देता हूं आपको। अगर आप सारी वैल्यूज पुट कर दो z और n को छोड़ के, सो यू विल गेट En मतलब यही टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट -13.6 बाय n स्क्वायर इंटू z इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊपर z स्क्वायर है ना, ऊपर z स्क्वायर है, नीचे n स्क्वायर। इस फॉर्म में आप याद रख सकते हैं। On the basis of Bohr's theory, derive an expression for the wavelength of emitted photon when an electron comes back from a higher state n2 to a lower state n1। बोर्स थ्योरी आपने पढ़ी होगी, तो उसमें क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी लोअर एनर्जी स्टेट में है तो वो एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है, उससे उसकी एनर्जी बढ़ती है, और वो हायर एनर्जी स्टेट में जाता है जो उसकी एक्साइटेड स्टेट होती है, तो वो वहां अनस्टेबल होता है, तो वो वापस फोटोन एमिट करके अपनी एनर्जी लोअर करके वापस इस स्टेट में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब लोअर से हायर में गया तो फोटोन एब्जॉर्ब किया इलेक्ट्रॉन ने, लेकिन जब हायर से लोअर में आएगा तो फोटोन एमिट करके वापस आएगा। तो बताओ जो उसने फोटोन एमिट किया उसकी वेवलेंथ क्या होगी या फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करो। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लें कि जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी होती है -13.6, सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन की। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला हमने लिया इसमें z को हमने 1 डाल दिया, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n को 1 डाला, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n को 2 डाला, तो ये वैल्यूज हमको मिली। अब इस इलेक्ट्रॉन को मैं कितनी एनर्जी का फोटोन दूं कि ये इसमें चला जाए, जो इनकी एनर्जी का डिफरेंस है ना, इनकी एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा ई, इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस है डेल्टा ई, वो क्या होगा, दैट विल बी -3.4 -13.6 यानी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन इस पे गिरा दिया जाए, ये उसको एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चला जाएगा, लेकिन हायर स्टेट में ये रह नहीं पाएगा, उस फोटोन को फिर इमिट करके वापस लोअर स्टेट में आ जाएगा। तो ये चलता है। तो किसी भी n2 स्टेट में, हायर वाले n2 स्टेट में है अभी इलेक्ट्रॉन, उसने फोटोन एमिट किया और अपने वापस लोअर स्टेट n1 में आया, तो कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट किया, इतनी का। जैसे अभी हमने E2 - E1 करके निकाला, तो En2 - En1, ये फॉर्मूला रखा, सब कुछ कॉमन आ गया, 1/n1 स्क्वायर - 1/n2 स्क्वायर बचा, इस सब की वैल्यू डाल दी, इस सब की वैल्यू डाल दी, तो बस वैल्यू डाल के सॉल्व करना है, तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, दिस पूरा कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय r, तो इस पूरे की वैल्यू डाल के इस r, जिसको राइडबर्ग्स कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। राइडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 109,733 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, वो यहां पे डाल के आप वैल्यू निकाल सकते। ठीक है, तो इतनी वेवलेंथ का फोटोन एमिट करेगा एक इलेक्ट्रॉन जब वो n2 स्टेट से n1 स्टेट पे वापस आएगा। n1 उसका ग्राउंड स्टेट है, n2 उसका एक्साइटेड स्टेट है। न्यूक्लियाई के अंदर बच्चों टॉपिक्स तो कई हैं इंपॉर्टेंट, बट वो थ्योरी टॉपिक्स हैं। डेरिवेशन जो है वो एक है, एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विच इज फॉर द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है बच्चों न्यूक्लियस की, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा एक फॉर्मूला कि किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो न्यूक्लियस के मास नंबर के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल होता है, राइट। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, एक कांस्टेंट आता है R0, और इस R0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.2 फेम्टोमीटर, यानी 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक, अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर है क्या, न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। और कितने हैं, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि टोटल न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो A हैं।
और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग इक्वल होता है, जिसको हम m मान लेते हैं। तो टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ma एंड वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज 4/3 πr क्यूब, क्योंकि न्यूक्लियस स्फेरिकल है। और r की जगह हमने रखा r0 इंटू a की पावर 3 का क्यूब, तो ये 3 से 3 कट गया और इसका क्यूब तो उड़ गया, बट यहां पे मैंने लगाया नहीं, आप लगा लो। इस पे क्यूब आ गया, इस पे क्यूब आ गया, ठीक है। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम अब हमने कर देना है। सो मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक। सो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कि a से a कट गया और ये चीज बची। ए ही एक ऐसा पैरामीटर था जो एलिमेंट टू एलिमेंट बदल जाता, बट वो तो कट गया। अब ये हर एक न्यूक्लियाई के लिए सेम है, तो डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। m की वैल्यू, मास ऑफ ईच प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर हम वो पुट करें यहां पे, और r0 की वैल्यू मैंने पीछे लिख दी, उसका क्यूब करके ये सब सॉल्व करके आपको न्यूक्लियस की जो डेंसिटी मिलेगी दैट इज 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, विच इज वेरी हाई। तो अगर चीजें न्यूक्लियर मैटर की ही बनी होती सिर्फ, तो वो बहुत ज्यादा मैसिव होती, छोटे से साइज की बॉडी होती बट बहुत ज्यादा मैसिव होती। तो यही डेरिवेशंस है बच्चों मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, क्योंकि इसके अगला चैप्टर जो है वो सेमीकंडक्टर्स है, उसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ डिवाइसेस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बट डेरिवेशन कोई नहीं है। तो मॉडर्न फिजिक्स की ये डेरिवेशंस हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।